आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। कराची ऑपरेशन, MQM का रिएक्शन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज साबिक रुकन असेंबली सरदार नबील गबोल से। आज बड़े शहर के मामला देखने के लिए बड़ी बैठक लगाई गई है। आर्मी चीफ, वजीर दाखिला, वजीर आला, गवर्नर, कोर कमांडर, DG रेंजर्स, मुल्क के बड़े बड़े जिम्मेदार लोग मिलकर बैठे हैं। शहर में बड़े लोगों के कत्ल और अगवा की वारदातों का जायजा भी लिया गया है। बड़े अहम फैसले भी हुए हैं, लेकिन क्या इन बड़े और अहम फैसलों पर अमल दरामद करने की सलाहियत इस बड़े शहर के लोगों के पास मौजूद है? कराची ऑपरेशन को 2 साल और 9 महीने हो चुके हैं। पहले स्ट्रीट क्राइम्स, अगवा बराए तावान और भत्ते की खबरें सामने आती थी। अब अमजद साबरी और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के बेटे अवैस अली शाह जैसी शख्सियात के अगवा और कत्ल की खबरें सामने आती हैं, जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। तो क्या इस तरह के अगवा और कत्ल को रोकने की सलाहियत इस बड़े शहर के बड़े लोगों के पास मौजूद है? जब भी किसी मशहूर शख्सियत का कत्ल होता है या फिर कोई अगवा होता है तो खलबली मच जाती है। फौरी तौर पे गवर्नर सिंध, वजीर आला सिंध, DG रेंजर सिंध और वफाकी वजीर दाखिला के दरमियान राब्ते और मुलाकातें होती हैं, मगर इन मुलाकातों के नताइज हमेशा की तरह ला हासिल रहते हैं। तो क्या इन मुलाकातों में ला हासिल को हासिल बनाने की सलाहियत इस बड़े शहर के बड़े लोगों के पास मौजूद है? कराची शहर में 3 दिन में आग लगने के 4 बदतरीन वाकयात हुए हैं। सब कुछ जल गया, लाखों का नुकसान हो गया, लोग सड़कों पर आ गए, कंगाल हो गए। क्या इस शहर को जलने से बचाने की सलाहियत इस बड़े शहर के बड़े लोगों के पास मौजूद है? कराची में पानी नहीं है, ना पीने के लिए, ना आग बुझाने के लिए और ना ही चुल्लू भरने के लिए। तो फिर वफाक और सूबे की सियासी हुकूमतें क्या कर रही हैं? सरदार नबील गबोल तो बहुत मायूस हैं। उनका ख्याल है कि सियासी हुकूमतें कुछ नहीं कर सकती, तो फिर कौन है जो कुछ कर सकता है? ये बताने के लिए एक ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे साबिक रुकन असेंबली सरदार नबील गबोल। ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अस्सलाम वालेकुम नबील गबोल साहब, और बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में शिरकत की। जी नबील गबोल साहब, अमजद साबरी के कत्ल के बाद आपने ये कहा कि सबको पता है कि 3 बोर का पिस्टल कौन इस्तेमाल करता है और कौन इस तरह लोगों को मारता है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि सबको नहीं पता, सब नहीं जानते, आप बताइए, तो आप किसका नाम लेंगे? मतलब देखें, फिर वही बात हो जाती है कि मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगता है कि मैं लोगों का नाम लेता हूँ और इल्ज़ामात एक दूसरे पर फिर लगते हैं, फिर वो मुझ पे लगाते हैं, मैं उन पे लगाता हूँ। मतलब जो तरीक़ेकार वारदात की मैंने बताया, और वो मैंने आपको ये बताया कि एक ज़माना होता था कि TT पिस्टल मशहूर होता था कराची में, जो कि कराची के जो टारगेट किलर्स इस्तेमाल करते थे TT पिस्टल। जो 30 बोर का जो पिस्टल है उसको TT पिस्टल कहते हैं। तरीक़ेकार वारदात का भी इनका है, क्योंकि आप एक चीज़ नोट करें, ये लोग मारते हैं, अपनों को मारते हैं, ये परायों को कभी नहीं मारते हैं। और जो इनके अपने चाहने वाले या इनके सपोर्टर्स होते हैं, ये उनको मारते हैं और उनकी फिर लाश पे सियासत करते हैं और खुद आकर कंधा देते हैं इनकी लाश को। तो ये एक तरीक़ेकार मैंने आपको कहा। जी, आपने ये भी कहा कि अगर कातिल ढूंढने हैं तो जहां पे कत्ल हुआ है उसकी राइट लेफ्ट की गलियों में ढूंढे, कातिल मिल जाएंगे। नबील गबोल साहब, क्या आप अमजद साबरी के कत्ल का इल्जाम MQM के ऊपर लगा रहे हैं? आप उनके खिलाफ चार्जशीट जारी कर रहे हैं, चूंकि सबको पता है ये इलाका किसका है। देखें, ये इलाका हल्का मेरा था, मैं NA 246 का MNA था जी। और मैंने यहाँ से 1,70,000 वोट लिए थे। और अमजद साबरी साहब जो है यहाँ मेरा उन्होंने जलसा भी रखा था। ठीक है। और जिस जगह पर उनको मारा गया उससे राइट लेफ्ट की गलियों में मैंने इसलिए कहा क्योंकि वहां पर कोई पर नहीं मार सकता है सिवाय MQM के लोगों के। कोई आकर वहां पर कार्रवाई नहीं कर सकता है, ये मेरा बिलीव है। और इसलिए मैंने कहा कि अगर
कातिलों को ढूंढना है तो राइट और लेफ्ट और थोड़ा आगे चले जाएं तो आपको जो है कातिल वहीं पर मिल जाएंगे। और अब आप देखें कि इन्वेस्टिगेशन हो रही है और जो उनके साथ बैठा हुआ उनका जो एक अमजद साबरी का जो शख्स था उससे इन्वेस्टिगेशन जिस तरीके से की जा रही है कि ऐसा लग रहा है कि उसने ही इंफॉर्मेशन दी है कि हम इस वक्त निकल रहे हैं, इस रास्ते से निकल रहे हैं। ठीक, आपने ये कहा कि आप एडी 246 के एमएनए रहे हैं और आप ये दावा कर रहे हैं। आपको याद होगा कि आपने हमें ये भी बताया था कि इस हलके में तो आपने कैंपेनिंग की ही नहीं है, आपको 90 पे एमकेएम ने बुलाया और कहा कि बस अब आप चले जाएं, आप जीत गए हैं। आज आप दावा ऐसे कर रहे हैं कि मैं इस हलके का एमएनए रहा हूं, जैसे कि आप इस हलके की एक एक गली को जानते हैं, एक एक गली में गए हैं, आप वहां के तमाम लोगों को जानते हैं। सर, अमजद साबरी तो मशहूर शख्सियत थे ना, उनको तो सभी जानते हैं। अमजद साबरी ने तो मेरे लिए कॉर्नर मीटिंग रखा था जो कि जलसा इख्तियार कर गया, बहुत बड़ा एक प्रोग्राम रखा था और मेरी पहली मुलाकात अमजद साबरी से वहीं पर हुई थी और मुझे ये भी नहीं पता था वो यहाँ रहते हैं। तो उन्होंने बताया कि साथ वाली गली में इस बिल्डिंग में मैं मेरे बाप दादा यहीं रहते थे, तो मैंने उस लिहाज से आपको बताया। हाँ बिल्कुल, कैंपेन मैंने नहीं चलाई, मैं हार्डली वहाँ पर 3 कॉर्नर मीटिंग्स मैंने की थी और 3 कॉर्नर मीटिंग्स में से एक ये कॉर्नर मीटिंग थी जो अमजद साबरी की। ठीक, सारी बातें जो आप कर रहे हैं आपको पता है ना, मसला ये कि हमारे यहाँ सबूत होना चाहिए किसी बात का। तो क्या आपके पास कोई सबूत है जो बातें आप कर रहे हैं, या फिर अंदाजों पर ये सारी बातें कर रहे हैं, ये सारे इल्जामात लगा रहे हैं? सर, आपने मुझसे पूछा कि आपने किस बुनियाद पर कहा, तो मैंने आपको एक तरीकेकार वारदात की जो है ना, जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो वारदात का तरीकेकार जो होता है ना, पहले उसको देखते हैं कि वारदात का तरीकेकार क्या होता है। तो वो मैंने आपको एक तरीकेकार बताई, मैं नहीं उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा रहा हूँ कि एमक्यूएम ने अमजद साबरी को मारा है, लेकिन मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि तरीके वारदात जो है वो एमक्यूएम का। सर, वो देखें ना, तरीके वारदात की बात करके आपने बात तो कर दी उस तरफ, यानी कि तरीके वारदात की बात करके अगर आप किसी के खिलाफ बात कर रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं, तो क्या ये अच्छी बात है? और अंदाजे की बुनियाद पर आपने कराची का मैंडेट रखने वाली जमात के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। सर नहीं, 12 मई को कोई नहीं भूलता है। 12 मई जो है आप शायद यहाँ पर नहीं थी, पाकिस्तान में या होंगी, अब आई डोंट नो। 12 मई को कोई नहीं भूल सकता है कि जब हाँ, तो 12 मई को आप कराची आती तो जिस तरीके से टारगेट किलर्स शारे फैसल पे ऊपर ब्रिज पर चढ़कर जो है बैठकर उनके बाकायदा वीडियोज़ हैं, झंडे हाथ में एमक्यूएम के लिए जिस तरीके से लोगों को फायरिंग करके मारा है वो सबके सामने है। तो ये ढकी छुपी बात तो है नहीं कि किस तरीके से वारदातें करते थे। इनको सबसे ज़्यादा जो छूट मिली वो परवेज़ मुशर्रफ के दौर में मिली जी। और अब जो चूँकि वो अताब में आए हुए हैं, चूँकि हमारे नवाज शरीफ की गवर्नमेंट बोल दें या हमारी आर्मी चीफ ने ये फैसला कर लिया है कि हमें पाकिस्तान से टेररिज्म का खात्मा करना है। और टेररिज्म का खात्मा 2 जगह में टेररिज्म है, एक कराची में है और एक ज़रब अस्क की सूरत पे हुआ है। तो इसीलिए अब कराची में जो है टेररिज्म का खात्मा करने के लिए ज़रूरी है कि यहाँ के टारगेट किलर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और जो एनआरकी फैला रहे हैं, जो यहाँ पे गोडाउन जला रहे हैं, जो लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं, वो सब इन्वॉल्व वो लोग हैं। सर, अब आपने अपनी बात में कराची का भी जिक्र कर दिया, एमक्यूएम के जो मुश्किल वक्त है उसका भी जिक्र कर दिया, आपने वफाकी हुकूमत का भी जिक्र कर दिया। तो मैं एक जरा थोड़ा सा हट के सवाल कर रही हूँ, फिर बाद में हम दोबारा इन्हीं बातों के ऊपर आएंगे। आप जानते हैं कि साबिक ब्रिटिश सिफारतकार हैं शहरयार नियाजी, उन्होंने बड़े जोरों शोर से ये दावा किया था कि वो एमक्यूएम वो अल्ताफ हुसैन साहब और रॉ के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उसके हवाले से सबूत पेश करेंगे, लेकिन एफआईए को वो मुतमईन नहीं कर सके। इसी तरह स्कॉटलैंड यार्ड को चौधरी निसार अली खान भी ऐसे सबूत नहीं दे सके हैं कि 70 से जायद अकाउंट के इंकिशाफात होने के बावजूद वो ना मनी लॉन्ड्रिंग में और ना ही इमरान फारूक कत्ल केस में कोई पेशरफ्त कर सके हैं। तो क्या ख्याल है कि अल्ताफ हुसैन साहब के खिलाफ जो ये केसेस हैं ये साबित क्यों नहीं हो पा रहे हैं, हो नहीं पा रहे या किए नहीं जा रहे हैं? देखें, पारस की नहीं जा रही है। अभी मैं से इतना कहूँगा कि चौधरी निसार को मैंने कभी ज़िंदगी में सूट पहनते हुए नहीं देखा है। उनको मैंने एक ही दफ़ा देखा जब वो लंदन गए और लंदन के जो होम सेक्रेटरी हैं वहाँ उन्होंने मुलाकात की और उनको एविडेंस दी गई हैं। और ये एविडेंस इस वक्त चौधरी निसार के पास हैं, जो कि चौधरी निसार कहते हैं कि मैं ज़रूरत वक्त आने पर मैं कौम को दिखाऊंगा। तो मेरा यही तो डिमांड है। मैं यही तो कह रहा हूँ कि ये सिर्फ ये डील करने के लिए,
ये पनामा लीक्स अगर बीच में नहीं आता तो चौधरी निसार ने पूरी तैयारी कर ली थी कि जो एविडेंस इसके पास है डॉक्टर इमरान फारूक केस के और मनी लॉन्ड्रिंग के, इनके पास एविडेंस थे, वो कौम के सामने लाते। अगर ये पनामा लीक्स नहीं आती तो बहुत सारे जेआईटी भी जो है बाहर आने वाले थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल डीलिंग के लिए उनको जो है रखा गया है कि उनको एमक्यूएम को जो है मौजूदा गवर्नमेंट समझती है कि वो पनामा लीक्स पे लोग सड़कों पर आएंगे तो कम से कम कराची डिस्टर्ब नहीं हो, उस वजह से ये जो एविडेंस है उनको संभाल के रखा। अच्छा सर, आपने कहा कि एविडेंस को संभाल के रखा गया, वक्त आने पर जो लोग वो समझते हैं कि बेहतर वक्त होगा तो वो सामने लेके आएंगे, लेकिन अगर अल्ताफ हुसैन साहब पे कुछ साबित नहीं हो सका, नबील कबूल साहब, फिर आपके ख्याल में उनका मुस्तकबिल क्या होगा? क्या वो वहीं रहेंगे या यहाँ पर आ सकते हैं पार्टी को संभालने के लिए, या फारूक सत्तार साहब ही संभालेंगे बकौल आपके कि ये उनकी ख्वाहिश भी है? देखें, ये बात तो अल्ताफ हुसैन साहब पाकिस्तान तो कभी नहीं आएंगे, ठीक है ना जी। जहाँ तक फारूक सत्तार की बात है, बहुत सारे लोगों को ये आज से कुछ महीने पहले जब पीएसपी बनी थी तो उस वक्त ये इम्प्रेशन थी कि अल्ताफ हुसैन जो है वो अनकरीब जो है पर्दे से हटने वाले हैं, तो इसलिए मुस्तफ़ा कमाल जो है वो भी तैयार हो गए आने के लिए। और यही वजह थी कि फारूक सत्तार साहब ने भी जो है अपने कई जगह बैठकर ये ख्वाहिश का इज़हार किया कि मैं जो हूँ रिप्लेस कर सकता हूँ, अगर अल्ताफ हुसैन को कुछ होता है तो मैं उसकी जगह एमक्यूएम को हेड कर सकता हूँ। उन्होंने ये बातें ये अपने ख्वाहिश का इज़हार की है, लेकिन साथ साथ फिर और भी लोग हैं। ठीक, आपने पीएसपी का जिक्र किया, अब तो जरा उसकी भी बात करते हैं। अभी एमक्यूएम ने अमजद साबरी के कत्ल के बाद फौरी तौर पे पीएसपी पे इसका इल्जाम लगा दिया और फिर आपने कहा कि ये तो एमक्यूएम ने बच्चों वाली बात की है। आपके ख्याल में एमक्यूएम ने ये बच्चों वाली बात क्यों की? घबराहट में, बौखलाहट में, जज्बात में, या कोई पॉलिटिकल माइलेज हासिल करना चाह रही थी? एमक्यूएम चाह रही है। देखिए, एमक्यूएम ने यह कहा कि अमजद साबरी को इसलिए मारा पीएसपी वालों ने क्योंकि अमजद साबरी को दावत दी थी कवाली की और वो नहीं गए, उस पे मारा है। अब ये कोई वाकई ये बच्चों वाली बात नहीं है कि आप नहीं समझते कि कोई किसी को इसलिए कत्ल कर दिया, इतने बड़े शख्सियत को जिसके लिए पूरा पाकिस्तान हिल गया। आप देखें, शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के बाद ये दूसरा इंसिडेंट था अमजद साबरी का जिससे पूरा पाकिस्तान रोया है। तो जिन्होंने ये काम किया है उनका मकसद ये नहीं था कि उनका सिर्फ मकसद कराची को डिस्टर्ब करना और ऑपरेशन को फेल दिखाना, और ये दिखाना कि ऑपरेशन सिर्फ एमक्यूएम के खिलाफ हो रही है, रेंजर्स ऑपरेशन एमक्यूएम के खिलाफ कर रही है, तो इन्होंने ये वारदातें की। ये वारदातें आप आने वाले दिनों में मुझे और बड़ा जो है ईद के बाद, बल्कि ईद से पहले भी हालात बड़े डेंजरस लग रहे हैं। जो बात आप कर कल रहे हैं, रात को क्लिफ्टन के अंदर बंद किया गया बिल्कुल कराची को। मुझे कंप्लीट कर दे। कल रात को जी पारस, कल रात को अचानक पुलिस फोर्स आई है और पूरे क्लिफ्टन के जितने भी मॉल्स थे उनको बंद करवाया है, क्योंकि उनको थ्रेट अलर्ट थी कि यहाँ पर हो सकता है कि कोई ऐसा वारदात हो जाए, दुकानें जलाई जाएं, यहाँ पर जो है बॉम्ब ब्लास्ट हो सकती है, तो कुछ भी हो सकता है, तो पूरा सील कर दिया गया। ठीक है, ठीक। तो सर, ये जो बातें आप कर रहे हैं कि ईद के बाद आपको लगता है कि ये किलिंग्स हो सकती हैं ज्यादा, ये हालात खराब हो सकते हैं, तो नबील कबूल साहब, ये जो खदशात आपको हैं, ये आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है या ये हालात को देखते हुए आप पेशन गोई कर रहे हैं? नहीं, इन्फॉर्मेशन तो मेरे पास उस वक्त होगी जब मैं गवर्नर बनूंगा या मेरे पास इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स आया करेंगी तो मैं उस पर बात करूंगा, लेकिन मैं ये हालात देख रहा हूं आने वाले दिनों में कि कराची ऑपरेशन बहुत सारे लोगों को खटक रही है। कराची ऑपरेशन जिस तरीके से रेंजर्स ने ज़बरदस्त तरीके से अमन लेकर आई, आप देखें, मैं कराची में रहता हूं, मैं कराची में आज भी मैंने पूरा कराची के ज़िला मलीर का दौरा किया, मैं पूरे कराची घूमता हूं। वो जो एक फेयर थी पहले, वो फेयर ख़त्म हो गई, लेकिन अब जो कुछ दिनों से हालात हो रहे हैं, आप देखें चीफ जस्टिस के बेटे को अगवा किया गया है, उस पर भी रूमर्स बहुत सारे निकलते हैं, लेकिन उस रूमर्स पे मैं नहीं जाऊंगा जब तक मुझे कोई इस तरह की कुछ चलें, आप रूमर्स पे ना जाएं, लेकिन आपके ख्याल में वो भी चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के बेटे को जो अगवा किया गया है, इसके पीछे क्या ख्याल है? कौन लोग हो सकते हैं? क्या मकासद हो सकते हैं? क्या इस अगवा के केस को हम शहबाज तासीर या हैदर गिलानी के केस जैसा समझ सकते हैं? मैं नहीं समझता हूं कि आप उनको
उनके साथ मिला सकते हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि इसमें देखें, मैं ये बड़ा सेंसिटिव इशू है, इस पे मैं बात ना करूँ तो बेहतर है। और इसमें बहुत सारे इसमें लोग इन्वॉल्व हैं, ठीक है जी, लोग इन्वॉल्व हैं, लेकिन उनके मकासद क्या हैं ये बहुत सेंसिटिव इशू है, मैं इस पे बात नहीं कर सकता। थोड़ी सी बात भी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं बताएंगे? आपने कहा सियासत इन्वॉल्व है, ये तो बता दें कौन सी सियासत इन्वॉल्व है? हम चाहते हैं कि चीफ जस्टिस का बेटा खैरियत से अपने घर आए, सब चाहते हैं। वही चीफ जस्टिस जिसके पास 6 महीने से मेरा एक पिटिशन पड़ा हुआ है कि मेरी सिक्योरिटी सिंध गवर्नमेंट ने विड्रॉ की, जबकि मैं कराची में प्राइम टारगेट हूं इस वक्त, ठीक है, प्राइम टारगेट हूं, और मेरी सिक्योरिटी वापस की गई। मैंने चीफ जस्टिस के पास पिटिशन दाखिल की और चीफ जस्टिस ने उठाकर फेंक दिया और उन्होंने मेरी पिटिशन नहीं देखी। ठीक, नबील कबूल साहब, आपने बहुत अच्छी बात की। हम भी सब यही चाहते हैं कि उनका बेटा जो अगवा हुआ है वो वापस घर आए, लेकिन अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, आप कुछ जानते हैं, तो आप मदद नहीं करेंगे, आप शेयर नहीं करेंगे उसको, ताकि ये मसला हल हो जाए। सर नहीं, मैंने कहा कि मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैंने रूमर्स, ये जो बातें सुनते हैं अब सोशल मीडिया पे भी चल रहे हैं, आपने भी देखी होंगी, आपने सुना, मैंने उस हवाले से बात की। बिल्कुल ठीक। अच्छा, आपने कराची ऑपरेशन की बात की, जो हालात इस वक्त कराची के आपको नजर आ रहे हैं, क्या ये दूसरे इदारों को नजर नहीं आ रहे हैं? और कराची में दहशतगर्दी की नई लहर के बाद कराची ऑपरेशन पर सवालिया निशान लग रहे हैं ना, जो आप एमकेएम के हवाले से भी बात कर रहे थे, तो क्या ख्याल है कराची ऑपरेशन की कामयाबियां कहां गई? अचानक ये तशद्दुद और दहशतगर्दी की लहर कैसे शुरू हो गई? अब अगर ये हमें बताया जाता है कि कराची में दहशतगर्दी की कमर तोड़ दी गई है, तो क्या फिर इस तरह के वाकयात होने चाहिए? और जो सूरत हाल आप बता रहे हैं, देखें, किसने कहा कि 100% कराची में अमन हुआ है? रेंजर्स ने कोशिश की है, मेरे नजर में 70% अपनी टारगेट अचीव की है। कामयाब हुई है, बिल्कुल हुई है कामयाबी। 80% कामयाब हो चुके हैं सर, आज भी ये बात की है रेंजर्स ने। चले, वो 80 कहते हैं, मैं 70 कहता हूं, चलो इनकी बात मानते हैं। 80% कामयाबियां हुई हैं। मैं बताऊं आपको कि कितने नॉन टारगेट किलर्स पकड़े गए हैं। उजैर बलोच को जिस तरीके से लेकर आए हैं, ये कामयाबी है। लेकिन क्या हो रहा है अब आप देखें, लेकर आए JIT के जितने भी सुने ना, JIT जितने बने हैं, उन JIT के ऊपर सिग्नेचर्स जो है पुलिस वाले नहीं कर रहे हैं, दूसरे इंटेलिजेंस एजेंसी वाले कर रहे हैं। क्यों? आखिर क्यों? क्या उस JIT में कोई सियासी लोगों का नाम है? अगर है भी तो चौधरी निसार का फर्ज बनता है एज इंटीरियर मिनिस्टर कि वो सिंध गवर्नमेंट को कहे कि ये JIT पे सिग्नेचर्स क्यों नहीं हो रहे हैं, जबकि JIT तैयार है। उजैर बलोच के तो 4 डिफरेंट JITs हैं जिसमें उन्होंने बड़े बड़े पर्दा नशीनों के नाम लिए हैं। और इसी तरीके से जो मॉडल टाउन फैक्ट्री में 260 मजदूर जला दिए गए, उसकी भी JIT तैयार है। मेरा सवाल सिर्फ यही है, मैं ये सवाल किसी और से नहीं करूंगा, मैं ये सवाल जनरल राहिल शरीफ से करूंगा कि आपने कराची ऑपरेशन शुरू किया, आप क्यों नहीं इनको कहते हैं कि ये JIT को रिलीज कराएं? ये JIT क्यों पेश नहीं होते हैं? क्योंकि जो लोग इन JIT को दबाना चाह रहे हैं वो खुद उस JIT के अंदर इन्वॉल्व हैं, इसलिए दबाना चाह रहे हैं। सर, लगता ये है जो बातें आप कर रहे हैं उजैर बलोच के हवाले से, जो आपकी तवक्कात थी वो पूरी नहीं हुई हैं। क्योंकि आपने कहा था ना, जब उजैर बलोच के इंकिशाफात होंगे ना तो बड़े बड़े लपेट में आएंगे, तो सब इंतजार कर रहे हैं कि कोई तो लपेट में आए। कादर पटेल भी यही हैं, जुल्फिकार मिर्जा भी यही हैं, और जो बाहर हैं वो सब वहां आराम से हैं। जो JIT की आप बात कर रहे हैं सर, खबर यह है कि अगर उसमें जरदारी साहब का नाम होगा तो कौन हिम्मत करेगा उसमें दस्तखत करने की? यही खबर है ना कि पुलिस के एक ऑफिसर ने उस पर दस्तखत नहीं किए हैं। क्यों नहीं किए? सिंध हुकूमत की वजह से नहीं किए होंगे आपके ख्याल में? आपने इस सवाल किया, आप ही ने जवाब दे दिया, मैं क्या जवाब दूं उसमें? अच्छा, ये बता दें उजैर बलोच के हवाले से आपकी तवक्कात पूरी नहीं हुई, इसलिए आप कुछ ना उम्मीद लग रहे हैं सर। क्यों नहीं लपेट में आ रहे लोग? नहीं, मेरी तवक्कात की बात नहीं है, मेरी तवक्कात पूरी होंगी। मैं ये बताऊं, सिर्फ उजैर बलोच के हवाले से नहीं, सिंध ऑपरेशन के हवाले से मेरे तवक्कात पूरे होंगी। ये सिर्फ डिले है, ये रुकावटें जो लोग खड़े कर रहे हैं, मैं सिर्फ ये समझता हूं कि ये जो रुकावटें खड़े करने वाले लोग नहीं रहेंगे आने वाले दिनों में। बहुत सारी चेंज पाकिस्तान में आने वाली है अगस्त के बाद। शेख रशीद शायद कह रहे हैं जुलाई के बाद, मैं समझता हूँ अगस्त के बाद बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। अब मैं समझता हूँ हाँ, अगस्त सितंबर में चेंजेस आ रही हैं पाकिस्तान में कि अगर ये जो जमहूरियत का गाना बजाने वाले लोग
कहते हैं कि जी जमहूरियत को खतरा है, और अगेन यही लोग जो गाना बजाते हैं जमहूरियत के, ये खुद जमहूरियत के लिए खतरा बन चुके हैं। तो फिर जमहूरियत को कौन संभालेगा, कौन जमहूरियत को बचाएगा? मुझे जमहूरियत बचते हुए नजर नहीं आ रही है। ठीक सर, एक और बात, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। आपने देखा कि अभी 2 वीडियो टेप्स मंजर आम पर आई हैं, एक डॉक्टर आसिम की है, एक मिनहाज काजी की है। आपके ख्याल में ये जो वीडियो टेप्स हैं इन्हें कौन मंजर आम पर ला रहा है, क्यों ला रहा है, और इसमें जो कंटेंट है क्या आप उससे इत्तेफाक करते हैं रबील कबूल साहब? देखिए ये तो आप देखेंगे छोटे छोटे ट्रेलर्स हैं जो कि वक्फन अभी और आते रहेंगे। कौन ला रहा है ये? क्योंकि जेआईटी पे से ये तो पता नहीं है कि कौन ला रहा है। को भी नहीं पता कौन ला रहे हैं। आप कहते हैं आपको भी नहीं पता। चौधरी निसार साहब ने तो बड़े गुस्से का इजहार किया है, वो तो कह रहे हैं इसकी तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन एमक्यूएम कह रही है वजीर दाखिला आंखों में धूल ना झोंके। चौधरी निसार अच्छी तरह जानते हैं, चौधरी निसार देखे ना, चौधरी निसार जो है वो बहुत सारे चीज़ों में स्ट्रेट भी हैं, लेकिन बहुत सारे चीज़ों में जो है वो मेरे ख्याल में कि उनको जिस तरीके से एज ए इंटीरियर मिनिस्टर अपने फ़राइज़ अंजाम देने चाहिए वो नहीं दे रहे हैं। उनको बहुत सारी चीज़ों का पता है। मैं सिर्फ चौधरी निसार को इतना बताता हूँ, आप इंटीरियर मिनिस्टर हैं, ये सिंध का मामला है, आप सारे जीआईटी छोड़ दें, आप सिर्फ जो स्कॉटलैंड यार्ड के एविडेंस आपको दिए गए वो आवाम के सामने लेकर आए, वो आवाम के सामने आप लेकर आए, जो आपका फर्ज बनता है। और आपको सब पता है कि सिंध में क्या हो रहा है, और आपको ये भी पता है कि चीफ जस्टिस के बेटे को अगवा करने में कौन लोग जो है किन लोगों का हिस्सा है। आप बताएं कौम को, आप छुपाते क्यों हैं, आप छुपा क्यों रहे हैं? आपके ख्याल में क्यों छुपा रहे हैं जब इतना सब कुछ पता है? देखिए मैंने कहा ना आपको कि यहाँ पर हमारे पाकिस्तान के अंदर जो है ना एमक्यूएम की जब जरूरत पड़ती है तो फिर वो एमक्यूएम के खिलाफ ऑपरेशन सियासी तौर पर बंद कर देते हैं, जब जरूरत नहीं पड़ती है तो उसके खिलाफ ऑपरेशन शुरू हो जाती है। तो ये मफादात के लिए, और ये एक सियासी मफामत कहते हैं इसको, जी या रिकंसिलेशन वाली सियासत, और मफामत की सियासत कहने वाले लोग फिर दोबारा कोई एनआरओ की तरफ जाने की सोच रहे हैं। सर, तो मेरे ख्याल में कि इस दफा कोई एनआरओ नहीं होगा। बिल्कुल ठीक। मैं ब्रेक का वक्त हो रहा है, लेकिन एक दो बातें और पहले करना चाह रही हूँ आपसे। एक तो ये कि अभी हमने 2 वीडियो टेप्स का जिक्र किया ना, तो एक ये जो डॉक्टर आसिम की वीडियो है, इसमें डॉक्टर आसिम का वीडियो बयान ये है, उन्होंने कहा कि जरदारी साहब के जो मुंह बोले भाई हैं अवैस मुजफ्फर टप्पी, उन्होंने उनको सिंध में लूट मार का बहुत बड़ा करेक्टर करार दिया है। जरा 2 बातें यहाँ पर हैं। एक तो ये कि नबील कबूल साहब, क्या वाकई सिंध में इसी तरह वसाइल की, जमीनों की और ये ठेकों की बंदरबाट की गई है, और क्या इन तमाम बातों का इल्म आसिफ अली जरदारी साहब को था, या ये सब उन्हीं के लिए किया जा रहा था, उन्हीं के लिए था ये सब? देखें, सिंध के अंदर कोई भी अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकता है जब तक सिंध की पार्टी को, सिंध के चीफ मिनिस्टर को और सिंध की पार्टी के जो हेड है आसिफ अली जरदारी साहब को पता नहीं हो। अब मैंने जो सुना है कि अवैस मुजफ्फर टप्पी जो है वो इतनी ज़्यादा बिल्कुल मतलब एक जिसको कहते हैं छूट उसको मिल गई थी करप्शन की, तो उनको बुलाया गया और उनकी डांट डपट भी हुई है। ये मैंने बातें सुनी है। और उसके बाद तो ये ना कहें कि आपने सुना, वहां पर भी पता होगा नबील कबूल साहब, अब यहाँ ये ना कहें कि आपने सुना है, आपको किसी ने बताया है। सर ये तो आपको पता होंगी ये बातें, तो आप पीपल्स पार्टी में रह चुके हैं, बड़े लीडर रहे हैं पीपल्स पार्टी के। नहीं, मैं पीपल्स पार्टी का लीडर रह चुका हूँ, लेकिन मुझे पता है ना उस वक्त पीपल्स पार्टी में ये लोग नहीं थे ना, ये टप्पी शप्पी नहीं थे ना, तो टप्पी को थप्पी मिली है, समझे ना। ये जब इन्होंने करप्शन शुरू की और करप्शन में अंधे हो गए थे। ठीक। अच्छा सर, एक बात, सिंध में लूटमार के हवाले से बात हो रही है, तो आपने ये कहा कि जिन्होंने लूटमार करके जो भागे हैं ना, इनको वापस लाया जाएगा। शर्जील मेमन वो दुबई में जायदादें बना रहे हैं, लंदन में मौज मस्तियां कर रहे हैं, इनको कब लाया जाएगा? अवैस मुजफ्फर टप्पी वो अपने नामालूम भाई की अयादत के लिए पता नहीं कब से गए हुए हैं, वो कब आएंगे, कब लाया जाएगा इनको? देखें, मैं आपको क्यों कह रहा हूं कि अगस्त तक आप देखेंगे कि ये सब पाकिस्तान में होंगे। अगस्त तक ये सब पाकिस्तान चलें, अगस्त में भी देख लेंगे। जिसने करप्शन की है, जी
अगस्त तक सब मैंने जो बातें पहले की हैं, देखिए मैं कह रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा एक सियासी शेख रशीद की तरह जोशी हूँ। मेरे प्रेडिक्शंस कभी कभी गलत भी निकलते हैं, लेकिन मैंने जिनका जिक्र किया, आप देखें उजैर बलोच हो गया, निसार मुराई हो गया, जिनकी भी कादिर पटेल हो गया, ये सब वापस आपकी बातों में वजन है और इनकी JITs भी हुई है। आपकी बातों में वजन है। देखते हैं कि जो अब आप नेक्स्ट ये सारी बातें कर रहे हैं वो कितनी सही साबित होती हैं। आपने कहा कि ये सारे आ जाएंगे। अब जरा मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद और बड़े नामों के बारे में पूछेंगे जिनके बारे में आपको खदशात हैं कि वो नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, जरा ये पूछेंगे। लेते हैं ब्रेक, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अच्छा नबील कपूर साहब, ब्रेक से पहले जो हम बात कर रहे थे, इस पूरी सूरत हाल में क्या ख्याल है कि आसिफ अली जरदारी साहब को आप वापस पाकिस्तान आता हुआ देख रहे हैं? आजकल वैसे वो अमेरिका में, और कहा यह जा रहा है कि वहां पर अपने मामलात को ठीक करने के लिए कुछ कोशिशें वगैरह कर रहे हैं। वो देखिए, एक तो पारस उन्होंने अच्छी बात की कि उन्होंने हुसैन हक्कानी से जान छुड़ा ली जी, पार्टी से उनको खारिज कर दिया जी। और इसी तरीके से जो गंदे अंडे हैं, मैं पहले ही कहता था, जो गंदे अंडे जैसे शर्जील मेमन टाइप लोग, जो गंदे अंडे साफ हो गए हैं। अब देखना ये है कि आसिफ अली जरदारी साहब जो है उनकी और नवाज शरीफ साहब की क्या आपस में बात हुई है जब नवाज शरीफ साहब लंदन गए थे, उसका आउटकम। और फिर अगेन अमेरिका में, आपको पता है हमारे मुल्क के अंदर अमेरिका का रोल बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, और प्लस अमेरिकन जो हैं वो करीब ज़्यादा हैं आसिफ अली जरदारी साहब से बनस्बत नवाज शरीफ साहब से। तो ये सब एक ट्रायंगल है जिसका आउटकम मुझे नहीं पता क्या निकलेगा। अगर आउटकम सही निकलेगा तो वो वापस लेकिन आएंगे। अभी आपने प्रोग्राम में कहा, अगर उनके एक्सपेक्टेशंस पे नहीं निकलेगा तो वो नहीं आएंगे। अगर आपने अभी कुछ देर पहले प्रोग्राम में कहा कि अब कोई NRO नहीं हो सकता, तो अगर NRO भी नहीं हो सकता तो फिर क्या चांसेस हैं इनके आने के? देखिए, फिर तो जाहिर है मैंने ये भी बात आपको कही कि मुझे मियां नवाज शरीफ साहब सेल्फ एग्जाइल्ड प्राइम मिनिस्टर नज़र आ रहे हैं, जो खुद एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि वो सेल्फ एग्जाइल्ड रहे हैं। तो अगर वो वापस आते हैं तो फिर उस चीज़ का सामना करना पड़ेगा उनको जो उनके ऊपर चार्जेस है। इसी तरीके से जिसके ऊपर चार्जेस हैं, तो जरदारी साहब के ऊपर जो चार्जेस हैं। आपने कहा कि अगर मियां साहब वापस आते हैं, यानी कि आपको यहाँ भी खदशा है कि वजीर आजम वापस वतन नहीं आएंगे, पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे, और आपने ये भी कहा कि उनको इनसिक्योरिटी है। क्या इनसिक्योरिटी है? कौन सी इनसिक्योरिटी है उनको कि वो वापस नहीं आएंगे पाकिस्तान, आपके ख्याल में? देखिए, उनको इनसिक्योरिटी है, बिल्कुल इनको इनसिक्योरिटी है। और उन्होंने ये बात अपने जो उनके करीबी जो कैबिनेट के मेंबर्स हैं उनसे भी की है, अपनी फैमिली के मेंबर्स से भी की है। इनसिक्योरिटी ये है, एक तो पनामा लीक्स में उनको उतरना पड़ेगा, उनको यस टू स्टेप डाउन, क्योंकि वो अगर समझते हैं कि मैं बच निकलूंगा पनामा लीक्स के ऊपर। देखिए, पनामा लीक्स क्या है, उसमें आप देखें कि जो आर्टिकल 62, 63 जो पिटिशन दाखिल की है PTI ने, वो बिल्कुल फिट बैठता है। अब देखना ये है कि हमारे चीफ जस्टिस या हमारे सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर क्या, जिस तरीके यूसुफ रजा गिलानी को घर भेजा, क्या वो उसी तरीके से नवाज शरीफ को भी घर भेजने के लिए तैयार है नहीं है? अगर वो एनआरकी मुल्क में नहीं चाहते हैं, अगर वो मुल्क के अंदर डिस्टर्बेंस नहीं चाहते हैं, तो कानूनी फैसला करें। कानूनी फैसला क्या है? क्या एक MNA जब इलेक्ट होता हूं तो मैं अपने बच्चों के भी एसेट्स डिक्लेयर करता हूं। उन्होंने अपने बच्चों के एसेट्स डिक्लेयर नहीं किए हैं। वन हाइट पार्क कहां से आया? LNG का जो इन्होंने कतर के साथ डील किया 2015 में, ये उसके कमीशन में वन हाइट पार्क किस तरह उनको मिला? ये सब चीज उनको जवाब देना पड़ेगा। सर, जवाब देना पड़ेगा, लेकिन होता है तो मेगा करप्शन है। ठीक, ये जो ऑपोजिशन है ना इस वक्त, वो दोनों इन चीजों को देख रही है जो आपने बात की है कि वो इलेक्शन कमीशन में भी नाअहली के लिए जा रहे हैं, और एहतजाज भी कहा गया है कि ईद के बाद एहतजाज भी करेंगे, आवाम में भी आएंगे। लेकिन मैं अब आपकी राय पूछ रही हूँ, क्या आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन से मियां साहब की नाअहली हो सकती है, होती हुई नजर आ रही है आपको? एक बात, और दूसरा ये भी बताएं कि ये एहतजाज में आपको कौन कौन नजर आ रहा है, क्योंकि किसी किसी को ऐन वक्त पे जमहूरियत भी तो खतरे में नजर आ जाती है ना।
देखिए, जमहूरियत पे जो कह रहे हैं ना कि जमहूरियत को ख़तरा है और हम चाहते हैं इस जमहूरियत को बचाएं, इसलिए हम जो है किसी धरने में शामिल नहीं होंगे। अभी वो भी जो है धरने में शामिल होने के लिए तैयार है। लेकिन फिर जमहूरियत खतरे में नजर आ गई तो पीपल्स पार्टी ने, देखे ना, पीपल्स पार्टी ने पिछले धरने में क्यों रोल अदा नहीं की। उन्होंने कहा कि हमें जमहूरियत खतरे में नजर आ रही है। लेकिन अभी बिलावल कहते हैं कि अभी बिलावल कहते हैं कि हम जो है बिल्कुल सड़क पर आने के लिए तैयार हैं। पीपल्स पार्टी की जो मेजॉरिटी वो यही कह रही है कि हम सड़कों पे आने के लिए तैयार हैं। चंद लोग कहते हैं कि नहीं जी, जमहूरियत को बचाना है, सिस्टम को बचाना है। और आपने जो ये सवाल किया कि इलेक्शन कमीशन क्या कोई रोल अदा करेगी या इलेक्शन कमीशन जो है वो कोई फैसला दे सकती है अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर, तो मैं समझता हूं कि नहीं दे सकती है, वो नहीं देगी। लेकिन अल्टीमेटली जो केस है वो चला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में और मुझे वहां से नजर आ रहा है कि कोई वर्डिक्ट आएगी जो कि इनको डीसीट कर सकती है MNA मियां नवाज शरीफ साहब को। यानी कि सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है आपको। और जो आपने एहतजाज की बात की, तो पता है उसके हवाले से कहा जा रहा है कि इमरान खान और बिलावल भुट्टो जरदारी ना एक ही कंटेनर पे हो सकते हैं। नबील कपूर साहब, ये एक ही कंटेनर पे होते हैं या ये दोनों अलग अलग कंटेनर पे होते हैं? क्या ख्याल है कि अगर कोई एहतजाज होता है तो ये एहतजाजी तहरीक को लीड कौन करेगा? चूंकि कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी ना इस वक्त बड़ी चालाकी से अपने लिए जगह बना रही है इस पूरी सूरत हाल में। देखें पारस, इस वक्त पीपल्स पार्टी को बहुत अशद ज़रूरत है कि वो दोबारा अपने सियासत को ज़िंदा करे। सियासत को ज़िंदा किस तरीके से कर सकते हैं कि वो पब्लिक के इस वक्त जो प्रोटेस्ट है या पब्लिक के जो मसाइल हैं उनको लेकर सड़कों पर आए। बिलावल क्या ये सोच है, मुझे पर्सनली पता है। लेकिन इमरान खान जो है वो हमेशा की तरह, आपको पता है कि अगर ऑपोजिशन रहनुमा को अगर आप किसी को देख सकते हैं तो वो सिर्फ जो रोल प्ले कर रहा है वो इमरान खान कर रहा है। लीड कौन करता वो दूसरी बात है कि ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह के पीछे गया। जी ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह के पीछे निकल के चला गया और वो पीछे खड़ा हो गया। लेकिन मैं समझता हूं कि जो लीड करेगा वो इमरान खान करेगा। ठीक है। अच्छा, आपने ये कहा कि जो पहला धरना था वो प्लांटेड था, वो स्क्रिप्टेड था, लेकिन अब जो धरना होगा ना तो वो ऐसा नहीं होगा। तो सर, ये वही अहम किरदार ताहिरुल कादरी, इमरान खान, वही पिछले धरने के अहम किरदार अभी भी मौजूद हैं। तो क्या आपके पास कोई गारंटी है? आप क्या बड़े यकीन से ये कह सकते हैं कि इस बार कोई स्क्रिप्ट नहीं होगा, इस बार ये इनके पीछे कोई नहीं होगा? देखिए, वो उस धरने के हवाले से तो ये सब बात ओपन हो चुकी थी ना कि कौन पीछे था और कौन, इन्होंने खुद ये बातें की है। आपके जो जावेद आशमी साहब ने ये बात की है और भी लोगों ने बातें की है। लेकिन ये जो धरना होगा, कि देखिए इस धरना में ये सिर्फ धरना नहीं होगा, ये सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं होगा। ये आने वाले दिनों में अगर इलेक्शन होती है, जो कि मुझे नजर नहीं आती है, आने वाले दिनों में अगर इलेक्शन होता हुआ नजर आता है तो ये उसकी तैयारी है। पब्लिक के पास जाना, हर जिले में जलसे करना, हर जिले के लोगों को बाहर निकालना और अल्टीमेटली फिर एक जगह पर आकर धरना देना, तो ये उस इलेक्शन की तैयारी है। जिस तरीके से आपने देखा कि धरने के वक्त में इमरान खान का जो ग्राफ था वो बहुत ऊपर चला गया था और धरने के बाद वो बिल्कुल जीरो पर आ गया। तो उस ग्राफ को दोबारा बढ़ाने के लिए ऑपोजिशन पार्टीज दोनों कोशिश कर रही है, पीपल्स पार्टी और PTI, के वो इसको लीड करें। तो यही वजह है, सिर्फ यही वजह है कि वो इलेक्शन नजर। देखिए, पहले भी वो आपने तो कहा इलेक्शन की तैयारी है, लेकिन पहले धरने के बाद भी पता चला ना, बाद में पता चला कि कोई प्लान था, स्क्रिप्टेड था, प्लांटेड था। तो अगर इसके भी बाद अगर इसी तरह की कोई बातें सामने आ गई तो वही तो मैं पूछ रही हूँ कि इस बात की गारंटी क्या है इस बार भी? देखिए, गारंटी तो पाकिस्तान को अल्लाह ही चला रहा है। आप देखें कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसका प्राइम मिनिस्टर जो है वो मुल्क में नहीं है। पिछले 1 महीने से मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बगैर प्राइम मिनिस्टर का मुल्क चल रहा है। बजट बगैर प्राइम मिनिस्टर का पास हुआ है। वजीर आजम की आप बात कर रहे हैं, ये बताएं कि इस पूरे सूरत हाल में एस्टेब्लिशमेंट आपके ख्याल में क्या सोच रही है? और मियां साहब की पार्टी में ये जो बगावत की खबरें हैं नबील कपूर साहब, तो क्या ये बगावत हो रही है या बगावत करवाई जा रही है? देखिए, एस्टेब्लिशमेंट खुश नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट 2-3 रीजंस की वजह से खुश नहीं है। एक तो ये है कि सबसे पहले आप देखें कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जो फॉरेन पॉलिसी हमारी टोटली जो है, आप देख रहे हैं कि वो मतलब ऐसे सिमत पे जा रही है
जिसमें पाकिस्तान का कोई फायदा नहीं है। पाकिस्तान को तो चारों तरफ से दुश्मनों ने घेर लिया है। जी, सरताज अली साहब को नहीं लग रहा है क्योंकि उनको समझ नहीं आ रही है उनकी पॉलिसी। उनको उनसे पहले ये पूछे फॉरेन पॉलिसी है क्या, उनको तो ये भी नहीं पता है फॉरेन पॉलिसी क्या है उनकी। ठीक है, फॉरेन पॉलिसी की वजह से एस्टेब्लिशमेंट खुश नहीं है। जिस तरीके से कराची के अंदर मुदाखलत की जा रही है, ऑपरेशन करप्ट अनासर के खिलाफ जो ऑपरेशन हो रहा है, नैप को रोका जा रहा है, बड़े बड़े फेडरल मिनिस्टर जिनके नाम नैप के अंदर है, जिन्होंने कमीशंस लिए हैं, बचाया जा रहा है। ये सब चीजों की वजह से बगावत हो रही है, करवाई जा रही है नून लीग में। और मैं बगावत नून लीग में देखें, अभी तो मुझे कोई बगावत नजर नहीं आ रही है। अगर तो होगा, इन हाउस चेंज होगा तो वो नवाज शरीफ की मर्जी से होगा। एक और आखिरी बात, इन हाउस चेंज की आपने बात की, आपके ख्याल में इसहाक डार, शहबाज शरीफ, चौधरी निसार या मरियम नवाज कौन ज्यादा अहल है आपके ख्याल में? किसको जिम्मेदारी दी जा सकती है अगर होता है ये खबरें सच साबित हों तो? चौधरी निसार। क्या वो मियां नवाज शरीफ साहब की गुड बुक्स में हैं? हो ना हो, लेकिन दूसरों के गुड बुक्स में है, जो मुल्क को सही समत पे दोबारा लाके खड़ा करना चाहते हैं, जो मोदी के यार ना हो, जो अफगानिस्तान के मार खाने के बावजूद जो है उनके खिलाफ स्टेटमेंट ना दे, और जो इंटरनेशनल पॉलिसी इन्होंने इख्तियार किया है। मैं समझता हूं कि इस हालात में अगर शहबाज शरीफ हो तो नवाज शरीफ हो, एक ही बात है। इस हालत में चौधरी निसार में नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया सरदार नबील कबूल साहब, साबिक रुकन असेंबली, प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। अपने मुल्क का ख्याल रखिएगा। पारस जहां को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।